गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 12th मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r इक्वल टू पी कामा क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0,0 अर्थात मूल बिंदु जहां बिंदु P मूल बिंदु नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। देखिए, माना ये क्या है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। अब R इक्वल टू क्या है, रिलेशन दिया है R इक्वल टू P कामा Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। अगर मूल बिंदु को O मान लें अर्थात OP बराबर क्या है, OQ है, इसको लिख सकते हैं देयर इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू P कामा Q सच दैट OP इक्वल टू OQ अर्थात O क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु से P की दूरी OP, अब मूल बिंदु से Q की दूरी OQ। OP OQ के क्या है, बराबर है। अब मैं मान लेता हूँ इब्री फॉर P इज बिलोंग टू A, इब्री फॉर P इज बिलोंग टू A। यहाँ P क्या है कि समुच्चय A का प्रत्येक बिंदु पर, समुच्चय A के प्रत्येक मान पर मतलब प्रत्येक बिंदुओं पर P कामा P इज बिलोंग टू रिलेशन, P कामा P इज बिलोंग टू रिलेशन देयर इम्प्लाइज दैट, क्योंकि प्रत्येक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी। OP इक्वल टू क्या होगा, OQ होगा। प्रत्येक बिंदु की स्वयं से मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी, अर्थात OP इक्वल टू क्या होगा, OP। तो यहाँ पर होता है अतः R स्वतुल्य संबंध है। जब इस शर्त को देखिए फॉलो कर दिया, यहाँ क्या है, OP इक्वल टू OQ है, तो जब यहाँ P के स्थान पे देखो P कामा Q है, तो यहाँ मैंने क्या रख दिया, P कामा P रख दिया ना, Q के स्थान पे क्या रख दिया, P रख दिया। तो जब यहाँ Q के स्थान पे P आ गया तो यहाँ पे Q के स्थान पे क्या होगा, P ही आएगा। तो हो जाएगा P कामा Q इज बिलोंग टू रिलेशन देयर इम्प्लाइज दैट OP इक्वल टू OP, अतः R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद लिखेंगे एवरी फॉर P कामा Q बिलोंग टू A के लिए, ठीक, समुच्चय A के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए। अब देखिए, माना P कामा Q इज बिलोंग टू रिलेशन, मैंने मान लिया कि P कामा Q क्या है, इस रिलेशन का एक अवयव है। तो इस रिलेशन की शर्त को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इस रिलेशन की शर्त को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इस रिलेशन की शर्त है कि इसका कोई भी अवयव इसका तभी हो सकता है, कोई भी अवयव इसमें बिलोंग तभी कर सकता है जब उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या हो, बराबर हो, अर्थात OP इक्वल टू क्या हो, OQ हो। तो यहाँ पर अगर P कामा Q इज बिलोंग टू रिलेशन है तो होगा OP इक्वल टू क्या, OQ होगा। अब जब OP बराबर OQ है तो OQ बराबर भी तो OP होगा। तो अगर यदि OQ बराबर OP हो गया तो इसको लिख सकते हैं Q कामा P इज बिलोंग टू रिलेशन। और मैं बताया था कोई संबंध सम्मित तभी होता है यदि उसमें P कामा Q रिलेशन में है और हमें दिखा दें Q कामा P भी रिलेशन का अवयव है तो क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। अतः यार क्या है, सम्मित संबंध है। इसी प्रकार एवरी फॉर P कामा Q कामा S इज बिलोंग टू A के लिए, माना P कामा Q इज बिलोंग टू रिलेशन और Q कामा S इज बिलोंग टू रिलेशन। तो देखिए, अब जब मैंने मान लिया कि P कामा Q रिलेशन का एक अवयव है तो इस रिलेशन की शर्त को फॉलो करेगा, अर्थात OP इक्वल टू OQ होगा और OQ इक्वल टू OS होगा। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर OP जो है OQ के बराबर है और यहाँ OQ जो है OS के बराबर है। अब दोनों देखो, OQ के बराबर OP भी है और OQ के बराबर OS भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं देयर इम्प्लाइज दैट OP इक्वल टू OS। यदि OP इक्वल टू OS हो गया तो इस शर्त के अनुसार हो जाएगा P कामा S इज बिलोंग टू रिलेशन, P कामा S इज बिलोंग टू रिलेशन। देखिए, कोई संबंध ये संक्रमण सिद्ध हो चुका है क्योंकि मैंने P कामा Q रिलेशन में माना था और Q कामा S भी रिलेशन में माना था। अब देखिए, P का Q से फिर Q का S से, तो P का S से संबंध भी इस रिलेशन में आ चुका है। P कामा S भी इस रिलेशन का एक अवयव है, अतः R क्या है, संक्रामक संबंध है। अब चूंकि देखिए, चूंकि यह संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है, अतः R क्या है, तुल्यता संबंध है। अब अगला पॉइंट है कि सिद्ध कीजिए कि जहां बिंदु P जो है मूल बिंदु नहीं है, तो मूल बिंदु नहीं है तो हम मान लें कि OP मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, मान लेते हैं R है। कितना मान लिया कि माना मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, R है। यदि OP को त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाए तो यह वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होगा जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु है। बस यही तो सिद्ध करना था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R इक्वल टू T1 कामा T2 सच दैट T1 कामा T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1
भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? देखिए अब यह दिया है ये समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ये क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। और R इक्वल टू दिया है T1, R इक्वल टू क्या है? T1 कामा T2, जहां दिया है सच दैट T1 कामा T1 क्या है? T2 के समरूप है। तो देयर इंप्लाइज दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1 कामा T2 सच दैट T1 सिमिलर T2, T1 सिमिलर T2। अब देख, चूंकि T1 क्या है? कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के, कोई भी आकृति स्वयं के समरूप होती है। जैसे आप ही हो, आप अपने समरूप हो। आप किसके जैसे दिखते हो? स्वयं अपने जैसे दिखते हो। कोई भी आकृति स्वयं के समरूप होती है। तो चूंकि T1 सिमिलर T1, अतः T1 कामा T1 इज बिलोंग टू रिलेशन हो जाएगा। एवरी फॉर T1 इज बिलोंग टू A, अतः R क्या है? स्वतुल्य संबंध होगा। अतः क्या होगा? R स्वतुल्य संबंध होगा। अब इसके बाद लिखते हैं एवरी फॉर T1 कामा T2 इज बिलोंग टू A के लिए मैंने मान लिया कि T1 और T2 क्या है? समुच्चय A के अवयव हैं। माना T1 कामा T2 इज बिलोंग टू रिलेशन। अगर मैंने मान लिया कि T1 और T2 क्या है? इस रिलेशन के अवयव हैं, तो इस रिलेशन की जो शर्त है उसको फॉलो करेंगे। रिलेशन की शर्त क्या है? रिलेशन की शर्त है तब T1 T2 के क्या होगा? समरूप होगा। तो मैंने दिखा दिया देयर इंप्लाइज दैट T1 सिमिलर T2। यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा। यदि T2 T1 के समरूप हो गया तो इसको लिख सकते हैं T2 कामा T1 इज बिलोंग टू रिलेशन, अतः R सम्मित संबंध है। अतः R क्या होगा? सम्मित संबंध होगा। इसी प्रकार एवरी फॉर T1 कामा T2 कामा T3 इज बिलोंग टू A के लिए, अब देखिए माना यहां पर संक्रामक में क्या मानते हैं? दो स्टेप मान लेते हैं। माना T1 कामा T2 इज बिलोंग टू रिलेशन और T2 कामा T3 इज बिलोंग टू रिलेशन। संक्रामक दिखाना हो तो इन दोनों को मान लेना चाहिए। मैंने मान लिया कि T1 कामा T2 भी रिलेशन का अवयव है और T2 कामा T3 भी रिलेशन का अवयव है। अब देखिए यदि मैंने मान लिया कि T1 कामा T2 रिलेशन का अवयव है तो यह रिलेशन की शर्त को फॉलो करेगा। रिलेशन की शर्त है कि T1 कामा T2 रिलेशन का अवयव तभी हो सकता है जब T1 T2 के समरूप हो। जब T1 क्या हो? T2 के समरूप है। तो मैंने माना है कि यहाँ पर T1 कामा T2 रिलेशन का अवयव है, इसलिए लिख सकते हैं देयर इंप्लाइज दैट T1 समरूप होगा किसका? T2 के। इसी प्रकार यहां भी मैंने माना है कि T2 जो है T2 कामा T3 जो है वो भी इस रिलेशन का अवयव है। तो यहां से लिख सकते हैं T2 क्या होगा? समरूप होगा T3 के। अब देखिए यहां पर T2 जो है T1 के समरूप है और यहां T2 जो है T3 के समरूप है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि T1 हमारा T3 के क्या होगा? समरूप होगा। T1 हमारा T3 के समरूप होगा। अतः लिख सकते हैं देयर इंप्लाइज दैट T1 कामा T3 इज बिलोंग टू रिलेशन। अब यहां देखिए मैंने ये माना था T1 कामा T2 रिलेशन का अवयव है, आगे दिखा था T2 कामा T3 रिलेशन का अवयव है। अब मैंने दिखा दिया T1 कामा T3 भी रिलेशन का अवयव है, तो यह क्या हो गया? संक्रामक संबंध हो गया। अतः संबंध क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। अतः अब चूंकि यह संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध होगा। अब देखिए जो हमारा त्रिभुज T1 है समकोण त्रिभुज, जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 हैं। जो हमारा त्रिभुज T2 है उसकी भुजाएं 5, 12, 13 हैं। जो त्रिभुज हमारा T3 है समकोण त्रिभुज, उसकी भुजाएं 6, 8, 10। देखिए अब ये पूछ रहा है कौन से त्रिभुज संबंधित है। यहाँ देखिए इनका T1 और T2 की भुजाओं का अनुपात नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है तो इसमें 12 है, इसमें 5 है तो इसमें 13। देखो भुजाओं का अनुपात नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखिए 3 दूना 6 होता है, 4 3 12 होता है, 4 3 12, ये 3 दूना 6 हो रहा है, हो भी नहीं। लेकिन T1 और T3 का अनुपात देखिए बन रहा है 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। अर्थात जो T3 की भुजाएं हैं T1 की क्या है? 2 गुनी है। आप देखिए जो T3 की प्रत्येक भुजा T1 की प्रत्येक संगत भुजा की 2 गुनी है। जैसे 3 का 2 गुना क्या है? 6 है, 4 का 2 गुना क्या है? 8 है, 5 का 2 गुना क्या है? 10 है। तो 2 त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हों। 2 त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती होती हैं। तो यहाँ देखिए T1 और T3 की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अतः T1 सिमिलर होगा क्या? T3 के, अर्थात T1 और T3 परस्पर संबंधित हैं।